हेलो स्टूडेंट्स, O2IS अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हम डेली के 10 MCQs को प्रैक्टिस करते हैं और ये जो MCQs हैं करंट अफेयर बेस्ड रहते हैं। तो चाहे वो द हिंदू में हो, इंडियन एक्सप्रेस में हो, PIB से रिलेटेड कोई न्यूज़ हो जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको यहाँ पर कवर किया जाता है। तो आज के MCQs शुरू करने से पहले अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारी O2IS अकेडमी की ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ये PDF मिल जाएगी। स्टार्ट करते हैं आज के सबसे पहले क्वेश्चन से, दैट इज रिलेटेड टू वन डिस्ट्रिक्ट एंड वन प्रोडक्ट अप्रोच। तो अगर मैं इस अप्रोच के बारे में बात करूं तो यहाँ पर एक स्कीम जो है उसको शुरू करने की बात करी जा रही है, जिसके अंदर हमारी कंट्री में जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो भी प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा फेमसली वहाँ पर प्रोड्यूस किया जाता है, तो हर एक डिस्ट्रिक्ट का एक प्रोडक्ट रखा जाएगा ताकि यहाँ पे विलेज इकोनॉमी को भी या फिर जो हमारी सिटीज़ हैं उनको भी सेल्फ सफिशिएंट बनाया जा सके। तो इसी के रिगार्डिंग यहाँ पे आपको 3 स्टेटमेंट्स जो हैं ये प्रोवाइड करी गई हैं। आपने इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। तो अगर मैं पहली स्टेटमेंट के बारे में बात करूं तो वैल्यू चेन डेवलपमेंट या फिर किसी भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए या फिर सपोर्ट करने के लिए भी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को शुरू किया जा रहा है ताकि उस रीजन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जो मार्केट है वो बन सके और अल्टीमेटली उस रीजन की डेवलपमेंट हो सके। इसके अलावा अगर मैं सेकेंड स्टेटमेंट के बारे में बात करूं तो एक प्रोडक्ट जो है मोर देन वन डिस्ट्रिक्ट का भी हो सकता है या फिर मोर देन वन प्रोडक्ट एक डिस्ट्रिक्ट का भी हो सकता है। तो दैट मीन्स आपकी जो सेकंड स्टेटमेंट है ये भी करेक्ट हो जाएगी। और थर्ड स्टेटमेंट के बारे में अगर मैं बात करूं तो स्टेट्स जो हैं वो आइडेंटिफाई करेंगी प्रोडक्ट्स को कि कौन सा जो प्रोडक्ट है कौन से डिस्ट्रिक्ट के लिए सही रहेगा और अल्टीमेटली उसके प्रोडक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगी क्योंकि वहाँ पे रॉ मटेरियल्स जो हैं वो ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल हैं। तो दैट मीन्स यहाँ पे कॉस्ट इफेक्टिव चीज़ों को भी देखा जाएगा। तो यहाँ पे आपकी तीनों की तीनों जो स्टेटमेंट्स हैं ये करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू मायन सिविलाइजेशन। जैसे कि आपने अलग अलग सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा होगा। हमारे इंडिया की बात करूं तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में आपने पढ़ा होगा। इन द सेम वे जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है उसके बीच में जो सेंट्रल अमेरिका वाला रीजन है, स्पेशली जहाँ पे मैक्सिको लाई करता है, तो वहाँ पर जो सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती थी दैट वॉज द मायन सिविलाइजेशन। इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो मायन सिविलाइजेशन की आपको अलग अलग चीज़ें जो हैं, फेमस चीज़ें जो हैं वो देखने को मिलेगी। फॉर एग्जांपल मायन सिविलाइजेशन वाज आल्सो इन्वॉल्व्ड इन एस्ट्रोनॉमी या फिर उनके कैलेंडर सिस्टम्स भी थे। इसके अलावा वो साइंस और सिंबल्स की लैंग्वेजेस में भी लिखते थे। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो वो ट्रीज से पेपर को भी बनाते थे और उसके ऊपर अपनी राइटिंग्स जो हैं उनको किया करते थे। तो दैट मीन्स यहाँ पे आपकी दोनों की दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं ये करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू न्यू पेंशन स्कीम। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कई रीजन्स के अंदर, कई स्टेट्स के अंदर न्यू पेंशन स्कीम्स को शुरू कर दिया गया है और कई ऐसी स्टेट्स भी हैं जिसमें अभी तक ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वो चलती है। न्यू पेंशन स्कीम के बारे में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो लोग हैं जो कि पेंशन के अंदर इन्वॉल्व हैं या फिर जो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट भरते थे उनको यहाँ पे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट जो है वो भरना पड़ेगा। इससे पहले भी मैंने आपको न्यू पेंशन स्कीम के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन सॉल्व करवाया था। तो अगर मैं बात करूँ कि न्यू पेंशन स्कीम के अंदर चाहे प्राइवेट सेक्टर से रिलेटेड कोई एम्प्लॉय हो या फिर पब्लिक सेक्टर से रिलेटेड कोई एम्प्लॉय हो, तो वो सारे के सारे न्यू पेंशन स्कीम के अंदर इन्वॉल्व हो सकते हैं। अगर मैं बात करूं कि हमारा जो डिफेंस सेक्टर है उसको अभी भी न्यू पेंशन स्कीम के तहत नहीं शुरू किया गया है। दैट मीन्स हमारे जो डिफेंस सेक्टर के अंदर जितने भी आर्मी पर्सनल्स हैं वो ओल्ड पेंशन स्कीम्स के अंडर ही लाई करते हैं। इसके अलावा अगर मैं एलिजिबिलिटी के बारे में बात करूं तो 18 से लेकर 60 ईयर्स तक के जो लोग हैं वो यहाँ पे न्यू पेंशन स्कीम के अंदर इनरोल हो सकते हैं। तो दैट मीन्स यहाँ पे आपसे करेक्ट स्टेटमेंट के बारे में पूछा गया है, तो आपकी दोनों की दोनों जो स्टेटमेंट्स है इनकरेक्ट हो जाएगी। आंसर बनेगा नीदर वन एंड नॉट टू। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू ब्लैक बॉक्स। तो रिसेंटली आपने देखा होगा कि एक जो फ्लाइट है उसकी क्रैश लैंडिंग हुई है, स्पेशली नेपाल वाले रीजन से जो फ्लाइट है उसने टेक ऑफ किया था। तो उसी के रिगार्डिंग इस क्वेश्चन को ऐड किया गया है। अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो हमारे जो एयरक्राफ्ट्स होते हैं उनके अंदर एक पर्टिकुलर बॉक्स होता है जो कि फ्लाइट की रिकॉर्डिंग करता है। फ्लाइट जो है कौन कौन से रीजन से होकर गुजरी है या हर एक चीज़ को एक तरह से फ्लाइट रिकॉर्डर के नाम से उसको जाना जाता है। तो अगर मैं ब्लैक बॉक्स के बारे में बात करूं जिसका कि ओरिजिनल कलर येलोइश टू ऑरेंज कलर का होता है, तो ये एक एयरक्राफ्ट में लगा रहता है जो कि फ्लाइट की हर एक चीज़ को रिकॉर्ड करता है। तो चाहे वो कितनी भी डेप्थ पर चला जाए, सी बेड पर चला जाए, 6000 मीटर्स तक नीचे चला जाए, तब भी वो जो है सिग्नल्स देता रहता है ताकि यहाँ पर पता चल सके कि कौन से एयरक्राफ्ट की क्रैश लैंडिंग हुई है। तो उसके फ्लाइट रिकॉर्डर से हर एक चीज़ को पता लगाया जा सकता है। तो दैट मीन्स यहाँ पे आपकी दोनों की दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं वो करेक्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू SIP, दैट इज अ सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में बात करूं, जैसे कि आपने बैंक अकाउंट्स में भी देखा होगा, एक फिक्स्ड डिपॉजिट होता है, FD होता है, एक रिकरेंट डिपॉजिट होता है, दैट इज RD होता है। इन द सेम वे आपके इन्वेस्टमेंट के और भी बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे कि SIP, दैट इज सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो बेसिकली सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के अंदर जो म्यूचुअल फंड्स वगैरह हैं वो इस चीज़ को ऑफर करते हैं। तो इसके अंदर मिनिमम 500 रुपये जो है पर मंथ जो है इसको इन्वेस्टमेंट किया जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि इसकी मिनिमम अमाउंट मिनिमम जो है वो 10,000 पर मंथ रहेगी। तो जैसे आपके रिकरेंट डिपॉजिट्स होते हैं मंथली बेसिस पे होते हैं, इन द सेम वे SIPs होते हैं, लेकिन जो SIPs है वो म्यूचुअल फंड्स के द्वारा ऑफर किए जाते हैं। तो दैट मीन्स आपकी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू स्नो लेपर्ड। स्नो लेपर्ड के बारे में अगर मैं बात करूं तो इंडिया के अंदर स्पेशली जो हिमालयन कंट्रीज हैं वहाँ पर हिमालयन स्टेट्स हैं वहाँ पर आपको जो स्नो लेपर्ड्स है ये देखने को मिलेगा। जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर वाला रीजन हो गया, लद्दाख वाला रीजन हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश हो गया। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर आपको टोटल 12 कंट्रीज में स्नो लेपर्ड्स जो है ये देखने को मिलेगा, जैसे कि रशिया, मंगोलिया, चाइना, देन इज इंडिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तजिकिस्तान, देन इज किर्गिस्तान, कजाकिस्तान। तो आपने ध्यान देना है उज्बेकिस्तान भी है और इवन इसके अंदर जो तुर्कमेनिस्तान है वो इंक्लूडेड नहीं है। तो दैट मीन्स यहाँ पे आपकी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये करेक्ट हो जाएगी। सेकंड स्टेटमेंट के बारे में अगर मैं बात करूँ तो स्नो लेपर्ड्स वल्नरेबल कैटेगरी में लाई करता है IUCN की, तो ये इंडेंजर्ड नहीं है। तो दैट मीन्स यहाँ पे आपकी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम। तो ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम के बारे में अगर मैं बात करूं तो जितनी भी ऐसे एक्सपोर्टर्स होते हैं जो कि सामान को कंट्री से कंट्री में एक्सपोर्ट करते हैं, तो उस टाइम पे उनको एक पर्टिकुलर ड्यूटी जो है वो पे करनी पड़ती है, दैट इज़ दी कस्टम ड्यूटी। तो इसी के रिगार्डिंग ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम जो है उसको इंट्रोड्यूस किया गया है, ताकि यहाँ पे जितने भी ऐसे इम्पोर्टेड गुड्स हैं जिनको कि यूज़ नहीं किया गया है, तो उसके ऊपर जितनी भी कस्टम ड्यूटी है उसको दोबारा से पे बैक कर दिया जाता है। तो दैट मीन्स आपकी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये करेक्ट हो जाएगी। सेकंड स्टेटमेंट के बारे में अगर मैं बात करूं कि ये जो ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम है ये अनरिबेटेड टैक्स और ड्यूटीज के ऊपर ही अप्लाई होता है, लेकिन ये GST के ऊपर नहीं अप्लाई होगा। तो दैट मीन्स यहाँ पे आपकी जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपने आइडेंटिफाई करनी है, तो दैट इज दी सेकंड स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू ई-शुक्रयान 1 मिशन। तो ई-शुक्रयान मिशन के बारे में बात करूं तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज ISRO, वो अलग अलग प्लैनेट के लिए जो मिशंस हैं उनको लॉन्च कर रही हैं। जैसे कि चंद्रयान मिशन जो है वो मून के लिए है, मंगलयान मिशन जो है आपका मार्स प्लैनेट के लिए हो जाएगा। इन द सेम वे वीनस प्लैनेट के लिए जो मिशन है दैट इज द शुक्रयान मिशन। तो सबसे पहले जो शुक्रयान 1 मिशन है उसके अंदर एक ऑर्बिटर मिशन को ही लॉन्च किया जाएगा। उस ऑर्बिटर के अंदर आपकी अलग अलग चीज़ें जो हैं, पेलोड्स जो हैं, उनको वहाँ पर रखा जाएगा, उस सैटेलाइट के ऊपर रखा जाएगा, ताकि यहाँ पे वीनस प्लैनेट की जो जियोलॉजी है उसको एक तरह से चेक किया जा सके। उसके ऊपर जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, वोल्केनिक एक्टिविटीज़ हो गया, विंड स्पीड हो गई, देन इस क्लाउड कवर हो गया, तो इन सारी चीज़ों को चेक किया जाता है। तो बेसिकली ISRO का शुक्रयान मिशन जो है उसके अंदर वीनस प्लैनेट के अंदर अलग अलग एक्टिविटीज़ को चेक किया जाएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो उसके ऊपर जो पेलोड्स है वो हाई रेजोल्यूशन सिंथेटिक एपर्चर रेडार होगा, जिसके अंदर यहाँ पे क्लाउड को भी ये पेनिट्रेट करके किसी भी सरफेस की इमेजिंग जो है वो कर सकता है। तो दैट मीन्स यहाँ पे आपकी दोनों की दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं ये करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू डिफॉल्ट बेल। तो डिफॉल्ट बेल के बारे में अगर मैं बात करूं कि अगर कोई भी पर्सन है जिसको लगता है कि उसने कोई ना कोई क्राइम किया है और पुलिस उसको पकड़ कर लाती है, अगर 24 आवर्स के अंदर अंदर उसके रिगार्डिंग इन्वेस्टिगेशन को शुरू नहीं किया गया तो बाय डिफॉल्ट ये जो पर्सन है इसको बेल मिल सकती है। तो इसी के रिगार्डिंग जो आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि इट इज़ नॉट द राइट। तो दैट मीन्स इट इज़ द राइट ऑफ द पर्सन। अगर इन्वेस्टिगेशन 24 घंटे के अंदर नहीं हुई है तो उसको बाय डिफॉल्ट जो है वो बेल मिल सकती है। इवन आपको सेक्शन 167(2) ऑफ CRPC के अंदर भी इस चीज़ के रिगार्डिंग लिखा है कि अगर ऐसा होता है तो बाय डिफॉल्ट इस पर्सन को जो बेल है वो मिल सकती है। तो दैट मीन्स यहाँ पे आपकी जो सेकंड स्टेटमेंट है ये करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू याकुत्स्क सिटी। तो रिसेंटली आपने न्यूज़पेपर्स में भी देखा होगा कि रशिया की जो याकुत्स्क सिटी है उसमें -50 डिग्री जो टेम्परेचर है
वो पहुंच गया है, तो अब तक की ये कोल्डेस्ट सिटी मानी जा रही है। इवन आपने न्यूज़पेपर्स में भी देखा होगा कि यहाँ पे जो लोग हैं वो कैबेज की तरह पैक्ड हैं। तो इस वजह से ये सिटी न्यूज़ में थी, तो इसके रिगार्डिंग इसका जो आंसर है ये बनेगा रशिया। तो आई होप आपको यहाँ तक जो क्वेश्चन हैं उनके बारे में समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।